नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीचे वाले यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आनंद। कैसे हैं आप लोग? कैसा तैयारी चल रहा है आप लोग का? और आप लोगों के लिए मैंने स्टैटिक पोर्शन को कवर करना चालू किया था, और उसमें अब हम लोग बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं और जल्दी ये ख़त्म भी हो जाएंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं इसके, वो सारे सारे ख़त्म भी हो जाएंगे, और उसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस फील आएगा कि आपको स्टैटिक पोर्शन में कोई दिक्कत ना हो, वो भी बैंकिंग एग्जाम के लिए। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे इसी में आगे का जर्नी को स्टार्ट करते हुए। आज हम इसमें करेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई, और इसमें पढ़ेंगे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे इसकी डिटेल के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या, और हमारे देश में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है आरबीआई द्वारा। ओके, और कैसे इसका काम होता है, और क्या क्या इसमें और अदर एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या इसके साथ और भी एलिमेंट जुड़े होते हैं। ठीक है, तो सारे चीज़ हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जरूर बने रहिएगा, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, और फेसबुक को भी फॉलो करें। ओके, तो चलिए समझते हैं सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। ये पॉलिसी होती क्या है? ओके, इसके बारे में हमको अभी डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, ये एक ऐसा पॉलिसी होता है कि जो कि जिसमें कि सारे तरह के ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आरबीआई करते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो इस तरह के जो पॉलिसी होते हैं, इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, तो इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। द पॉलिसी दैट involves all the operations by the RBI to control money supply. Such a policy is called as monetary policy. आप समझ गए कि एक ऐसा पॉलिसी इसमें कि इन्वॉल्व होते सारे ऑपरेशन आरबीआई के द्वारा, जो कि मनी को मनी, आप समझ गए होंगे कि द पॉलिसी दैट इन्वॉल्व्स ऑल द ऑपरेशन बाय द आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई। ओके, जितने भी ऑपरेशन आरबीआई द्वारा किया जाता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, ऐसे पॉलिसी कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, ये क्लियर है। और इसमें दो ऑब्जेक्टिव होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, वो मैं बता देता हूँ। तो पहला होता है इसका मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी हैज टू ऑब्जेक्टिव। पहला होता है कि इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करना। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और दूसरा होता है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई अवेलेबल। ओके, तो पहला क्या होता है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ये करना है एक तरह से। इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करना, और दूसरा होता है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई अवेलेबल कराना। ठीक है, मतलब एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई अवेलेबल कराना। ओके, तो ये सब चीज़ होते हैं। और ये जो होते हैं पहला वाला इकोनॉमिक, इसी से जीडीपी का ये होता है, रिलेशनशिप होता है जीडीपी वाला। ओके, तो ये जो होता है इसमें जीडीपी इसी से असर करता है। ओके, और दूसरा चीज होता है, एक होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल। दूसरा से हम इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं इसे। ओके,
तो ये दो चीज़ होते हैं, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं। ओके, ठीक है। तो चलिए अब आगे क्या हुआ इसके बारे में वो हम जान लेते हैं, ठीक है। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बैंक से रिलेटेड, जो कि बैंक के एग्जाम के पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो आते हैं उतना ही मैं आपको बताऊंगा, उससे ज़्यादा पढ़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको यूपीएससी एग्जाम देना नहीं है ना, तो ज़्यादा डिटेल में जाके कोई फायदा नहीं है। ओके, कि जीडीपी क्या होता है, जीडीपी के बारे में पूरा पूरा डिटेल में एक अलग से बता दो, तो उस टाइप से पढ़ के कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे बैंक के एग्जाम में ऐसा कुछ आता नहीं उस तरह से डिटेल पूरा जा करके, तो ऐसा नहीं आता, तो वैसा पढ़ के कोई फायदा नहीं, क्योंकि समय कम है और जल्दी कवर भी करना है और आपका एग्जाम भी है फिर, है ना। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी में। मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंजेज करने हैं, कुछ मान लीजिए कोई पॉलिसी नया उसमें इंट्रोड्यूस करना है, कुछ भी करना, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ होते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि कुछ मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करना है, चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, इसके लिए क्या करना पड़ता है, देखिए, तो मॉनेटरी पॉलिसी एक कमिटी होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमपीसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होता है ये हर एक 2 महीने में एक तरह से रिव्यू किया जाता है, ठीक है। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो होते हैं इसको हर एक 2 महीने में रिव्यू किया जाता है, या देखा जाता है, या कुछ चेंज करना चेंज भी किया जाता है, ठीक है। मान लो कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो आती है, जो नहीं आती, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आया है नया वाला, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट होती है, वो हर एक दो मतलब 2-2 महीने पे आते रहते हैं, ठीक है। ओके, और कभी कभी होता है कि क्वार्टरली भी आ जाते हैं, तो आप इसको मतलब कि होता है, हम ये कह सकते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं रिपोर्ट जो आते हैं या जो भी होते हैं ये सब, तो ये सब मतलब कि एवरी 2 मंथ्स में होते हैं। और यदि नहीं होते हैं, ओके, तो ईयरली में मान लो कि नहीं होते, एटलीस्ट मतलब कि साल में मतलब कि एटलीस्ट क्वार्टरली होना ही होना है, क्वार्टरली होना ही होना। साल में कितने हो गए, 1 ईयर में 4 बार होगा कम से कम। ओके, कम से कम इतना होना ही होना है। ओके, यदि 2 मंथ पे नहीं हो पाया तो इतना होना ही होना है। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी आते वैसे हर एक 2 महीने पे आते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ है। और ये जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, ये जो रिव्यू होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो गया, ये क्या करते हैं, ये करते हैं एमपीआर, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। ये मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होते हैं, ये आपका जो होते हैं साल में 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेकर के मार्च तक का होता है, कोई भी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। इस टाइप से ये रिव्यू करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का। ओके, तो आप जान गए कि मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं या तो हर एक 2-2 महीने पे होते रहते हैं, रिपोर्ट आते रहते हैं, और या नहीं तो आपके ये क्वार्टरली होते हैं, क्वार्टरली बेसिस भी होते हैं, और साल में कम से कम 4 बार तो होना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम। ओके, इतना आपको पता चल गया। तो अब देखिए इसके जो ये होते हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं वो भी तो जानना जरूरी है, तो उसके बारे में अब हम जानेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया, और आप लोगों को कुछ मैं होमवर्क देता हूँ, जैसे इसी में दिया था लास्ट बार जो हुआ था, तो आप लोगों ने कुछ उसका रिस्पांस नहीं देते हो कुछ भी। तो यदि आप लोग कुछ रिस्पांस नहीं दोगे तो फिर कैसे मैं जानूंगा कि आप लोग भी सीरियस हो पढ़ने के लिए। और यदि सीरियस नहीं रहोगे तो फिर एग्जाम नहीं निकलेगा ऐसे में। या कोई डाउट होगा तो मैं फिर क्लियर कर दूंगा ना, यदि आप कुछ बोलोगे ही नहीं, कुछ बोलना ही नहीं है, चुपचाप रहना है, तो फिर कैसे होगा बताओ, नहीं ना हो पाएगा। जैसे डीआई देता हूँ या कुछ देता हूँ, तो उसमें आप लोग कम से कम कुछ डाउट्स हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो आप लोग लिखो ना, अगर नहीं हुआ तो वो भी लिखो कि नहीं कोई डाउट नहीं, पूरा क्लियर है। ओके, तो देखो
इसमें जो मेंबर्स होते हैं, जो मतलब कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर होते हैं, पहला होता है वो चेयरपर्सन होता है, वो कौन था, आरबीआई गवर्नर होते हैं। दूसरा होता है मतलब कि जो आपका मॉनिटरी पॉलिसी के इंचार्ज होते हैं वो डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, ठीक है। और एक ऑफिसर को और नियुक्त किया जाता है, वो भी किया जाता है आरबीआई के द्वारा ही, ठीक है। एक ऑफिसर रहता है बैंक का ही, मतलब कि आरबीआई का ही रहेगा, ओके। उसको मतलब कि कौन करेगा नियुक्त, बैंक ही, ये आरबीआई करता है, ठीक है। एक मान लो ऑफिसर रहेगा और कोई, ठीक है, वो भी आरबीआई का ही बंदा रहेगा, ठीक है। और तीन जो होते हैं, और तीन जो होते हैं वो सेंट्रल बोर्ड जो होते हैं, सेंट्रल बोर्ड जो होते हैं मतलब कि उस उधर से आते हैं। तीन मेंबर जो होंगे, मान लो तीन मेंबर रहेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला, उसको नियुक्त करता है अपॉइंटेड बाय सेंट्रल बोर्ड करते हैं, ठीक है। या फाइनेंस मिनिस्ट्रीज करते हैं, कहीं से भी करते हैं, वो लोग बाहर से आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मतलब कि वो नियुक्त होते हैं एक तरह से, ठीक है। नॉमिनेट किया जाता है उसको। ये जो तीन मेंबर होते हैं, इसको नियुक्त कौन करता है, इसको नियुक्त करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसको कौन नियुक्त करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करता है ये तीन लोगों को। इसके पास नॉलेज होना चाहिए इकोनॉमिक्स का, बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और वो लोग इकोनॉमिस्ट भी होना चाहिए, और बैंक उनके बारे में उनको मतलब एक तरह से फाइनेंस के फील्ड में, बैंकिंग एंड फाइनेंस के फील्ड में बहुत अच्छा जानकारी होना चाहिए। उनको ही नियुक्त करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो टोटल हो गए 6 लोग। और देखो ये जो मतलब कि मल्टी पॉलिसी कमेटी है, इसका ऑब्जेक्टिव तो बताया जैसे, तो इसके मतलब कि क्या क्या मतलब कि ये होते हैं, मतलब कि क्या गोल रहा आगे चल के, या क्या फ्यूचर में ऐसा गोल होते हैं कि क्यों किया जाता है ये चीज़ें, और इससे हमको क्या फ़ायदे मिलते हैं वो मैं भी बता देता हूँ। और अभी जो इसके करंट 6 लोग हैं, उनके आप नाम बताएं कमेंट सेक्शन में लिख करके। चाहे आपको गूगल करना पड़े तो गूगल कीजिए, लेकिन आप जरूर लिखेंगे यहाँ पे, ओके। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि इसके जो नाम है मेंबर्स के, एमपीसी के, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के, उनके आप नाम जरूर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, ओके। अब देखिए और चीज, अब क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, ओके। तो देखिए डायरेक्ट में क्या आते हैं, CRR, और इसमें क्या आते हैं, और SLR, ओके। और इसमें क्या आते हैं इनडायरेक्ट में, एक को आते हैं LAF, ओके। और दूसरा आते हैं MSF, और तीसरा होते हैं टर्म रेपो, टर्म रेपो, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये एक तरह से डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट दो तरह के होते हैं। उसमें भी डायरेक्ट में दो तरह के होते हैं और इनडायरेक्ट में तीन तरह के होते हैं, ओके। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि ये होता क्या है और कैसे काम करता नहीं करता, सब कुछ जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वाले को कवर कर लेंगे, और फिर अगले टॉपिक, अगले जो वीडियो आएंगे उसमें हम इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट को कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम चाहेंगे आज डायरेक्ट वाले जो पोर्शन है इसको मैं कवर करूं, और इनडायरेक्ट वाले को अगले क्लास में मैं कवर करूंगा, ठीक है। और देखो मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ कि आपको बैंक एग्जाम में ही काम आए, ओके। क्योंकि जो आपको जानना चाहिए उतना ही आप जानो, ज़्यादा जान के कोई फायदा नहीं है, इससे ज़्यादा डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ। जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ, बट वो बेकार होगा, कोई समय की एक तरह से यूज नहीं कर पाओगे, और बेकार में ही मतलब कि आपको एक तरह से वो कोई यूज हो तब ना। मान लो कि आपको मान लो आपकी 2 रोटी की भूख लगी है, तो आप 4 रोटी थोड़ी ना खा लोगे तबीयत खराब करने के। तो वही चीज़ है कि हमको जितना पढ़ना है कि वो हमारे बैंक एग्जाम में काम आ जाए, और हमारे बैंक एग्जाम में मेरे बैंक एग्जाम को निकालने में वो मदद करें, ओके। तो चलो अब देखते हैं इसको, CRR को, ठीक है। तो डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होते डायरेक्ट जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें सबसे पहले क्या होता है देख लो। ये डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता क्या है वो भी तो जानना जरूरी है ना। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, देखो एक चीज, ये हो गया डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, ओके। तो अभी डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होते क्या उसके बारे में जान लेते हैं। डायरेक्ट
इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होते हैं, इसमें होता है एनडीटीएल होते हैं इसी में। ठीक है, एनडीटीएल मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है, दो तरह के होते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। इसमें ऐसे होते हैं, पहला होता है सी ए, फिर होता है एस ए, एक होता है आर ए, फिर होता है एफ ए। ठीक है, तो ये जो होते हैं देखिए, आर ए मतलब रेकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, यहाँ होता है रेकरिंग डिपॉजिट समझ लो इसको, और ये होता है एफ डी। ओके, ये होता है रेकरिंग अकाउंट, ये होता है फिक्स्ड अकाउंट। ठीक है, सी ए मतलब करेंट अकाउंट, एस ए मतलब सेविंग अकाउंट, आर ए मतलब रेकरिंग वाला हो गया, और एफ ए मतलब फिक्स वाला हो गया। रेकरिंग मतलब ये होता है कि आप मान लो कि कहीं आरडी करवाते हो, जैसे आरडी करवाते हो, आरडी में क्या होता है कि आप मान लो कि एक एग्जांपल ले लो, आपकी 5,000 रुपये का आपने आरडी कराया। ठीक है, तो आपने 2 साल के लिए करवाया, तो आपको दो दो साल तक आपको हर महीना 5-5 हज़ार रुपये अपने खाते में आरडी अकाउंट में आपको जमा करने हैं। ठीक है, तो फिर लास्ट में जब आपका मैच्योर हो जाएगा, तो फिर जाकर के आपको उस पर जितने भी इंटरेस्ट लगते हैं सारे सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। ओके, और ये एफडी होते हैं, एफडी में क्या होता है, एक बार मान लो आपके 2 लाख रुपए आपको जमा करना है, एफडी कराना है, तो 2 लाख रुपए एक बार में ही जमा करेंगे। इनिशियली आपको जमा कर दो, और आप जितने साल के लिए करवाना चाहते हो, 2 साल या 3 साल वो आप करवा सकते हो। ठीक है, और आरडी में क्या होता है कि आरडी बस आपको मान लो कि 2 लाख रुपए चाहिए, एक बात है आपको 2 लाख, आप सोचो कि 2 लाख का हम एफडी कराना चाहते हैं, बट 2 लाख का एफडी करा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि 5,000 रुपये का एफडी कराऊं, ठीक, ये आरडी कराऊं। तो 5,000 रुपये का आरडी करा लो, और फिर इस पे भी ब्याज मिलते जाएगा, हर महीना 5-5 हज़ार रुपये आप करके आपको जमा करता हर महीने आपको 5-5 हज़ार करके आपको जमा करते रहना पड़ेगा। और फिर तब जाकर के आपका, ये मान लो 2 साल तक आप जमा करना चाहते हो, तो आपने 1,20,000 रुपये जमा किया, और हर महीने का इसमें ब्याज मिलते जाएगा आपको। ठीक है, तो ये होते हैं। ठीक है, आरडी के बारे में तो देखिए, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो होते हैं, ये वो आते हैं डिमांड में। ठीक है, ये क्या होते हैं, डिमांड लायबिलिटीज होते हैं। ओके, और ये वाला जो होते हैं आरडी और एफडी होते हैं, ये होता है टाइम लायबिलिटीज, टाइम एबिलिटीज। ठीक है, ओके, देखिए डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, आपसे कोई पूछे कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट क्या, तो वो डिमांड लायबिलिटीज में आते हैं, और आपका ये जो होता है टाइम लायबिलिटीज में आते हैं। ओके, एनडीटीएल मतलब ये होता है देखो कि अमाउंट डिपॉजिटेड माइनस अमाउंट विद विदड्रॉल इक्वल टू एनडीटीएल। ये जो होता है डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है एनडीटीएल, डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, डेली बेसिस कैलकुलेटेड। ओके, तो ये हो गया हमारे, इसमें यही आते हैं कासा और राफा। ओके, डिमांड, कासा हो गया डिमांड, और राफा हो गया टाइम लायबिलिटीज। ओके, इतने आपको पता चल गए। अब आगे देखते हैं सीआरआर के बारे में। ठीक है, तो सीआरआर क्या है, तो सीआरआर क्या होता है, रिजर्व रेशियो। ओके, देखिए इसका मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, इसका फुल फॉर्म हो गया, कोई पूछे आपसे कि सीआरआर क्या होता है, तो कैश रिजर्व रेशियो। ओके, इसी में आता है। अब देखिए इसके बारे में बताते हैं डिटेल में। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, ये क्या होता है सीआरआर। इट इज द पार्ट ऑफ एनडीटीएल और परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल। ठीक है, that a scheduled commercial
बैंक मेंटेन विथ आरबीआई इन कैश। देखो, ये क्या होता है, ये पार्ट है एनडीटीएल के, ठीक है। और ये आपकी परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल दैट है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मेंटेन विथ आरबीआई इन कैश। ये क्या करते हैं, ये एक एनडीटीएल का पार्ट है या कुछ परसेंटेज होते हैं, ठीक है, जिसको कि हर एक कमर्शियल बैंक को, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जितने भी हैं, उसको मेंटेन करना पड़ता है सीआरआर किसके साथ, आरबीआई के साथ, इन कैश में। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसका कुछ और भी पॉइंट है। देयर इज नो सी आर, देयर इज नो रेंज ऑफ सी आर आर, ठीक है, देयर इज नो रेंज ऑफ सी आर आर। अभी क्या है, करंट करंट सी आर आर क्या है, करंट सी आर आर क्या है, 4.50%। ओके, इतना पता है आपको। अभी ये कोई पूछ दे करंट सी आर आर कितना है तो 4.50। लेकिन जब आप वीडियो ये देख रहे हैं, ओके, जब ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार आप खुद से एक बार कंफर्म कर लेंगे कि क्या ये जो सी आर आर होते हैं चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर आप देख लिया करें उस टाइम का सी आर आर क्या चल रहा है, ओके, क्योंकि वही वैलिड होगा और एग्जाम में वही चीज पे आपको टिक करना है। मान लो 4.50, मान लो उस टाइम हो गया 4.40 हो गया या 4.55 हो गया, कुछ ऐसा हो गया, एक बात बता रहा हूँ। तो आप उस टाइम 4.45 पे लगा के आओगे, ठीक, तो गलत हो जाएगा। इसलिए उस टाइम में ये सब जो रेट होते हैं इस पे आप करंट में जब एग्जाम देने जाओ, मान लो आपका मेंस एग्जाम है, उस टाइम में आपको बैंकिंग स्टैटिक पोर्शन कवर करके जा रहे हो, तो उस टाइम में सी आर आर, एस एल आर रेट क्या है, ये सब आपको उस टाइम में तुरंत करंट का क्या वो याद होना चाहिए दिमाग में, क्योंकि ये सब चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ओके, इसमें क्या होता है कि एवरी जो सेकेंड फ्राइडे होते हैं, एवरी सेकेंड फ्राइडे उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग फ्राइडे। ओके, क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्टिंग फ्राइडे, ठीक है, क्योंकि उसी दिन कैलकुलेशन, मतलब कि उसी टाइम कैलकुलेशन टेक्स प्लेस। ओके, हर एक से हर एक जो ये सेकेंड फ्राइडे होते हैं उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग फ्राइडे। उस दिन रिपोर्ट किया जाता है कि हमारे पास सीआरआर कितने हैं, नहीं है, मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी रिपोर्ट होते हैं वो उसी दिन होते हैं, इसलिए वो कहा जाता है उसको रिपोर्टिंग फ्राइडे। और उसी दिन ये सीआरआर को टेक्स प्लेस किया जाता है, ठीक है। अब मान लो सीआरआर कैसे वर्क करता है, कैसे क्या होता है, बैंक को कैसे पेनल्टी देनी पड़ती है, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं अब आगे, ठीक है। क्योंकि देखो हर चीज जानना जरूरी है। ये सब चीजें मान लो कि अभी जैसे मैं बता रहा हूँ सीआरआर के बारे में, ये सब इंटरव्यू में पूछ सकता है आपसे, भले ही आपसे एग्जाम में मान लो कि अभी इतना ये सब नहीं पूछता है इसमें, मतलब कि मान लो कि क्या बोलते हैं कि आपका स्टैटिक पोर्शन में इतना मान लो नहीं पूछेगा कि हाँ कैश रिजर्व रेशियो क्या है, अभी ये पूछ सकता है लेकिन इतना डिटेल नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी आपको जो जानना चाहिए, जो चीज़ आपको जानना चाहिए वो तो जानना चाहिए ना अच्छे से, कि हाँ ये क्या होता है, मतलब कि सीआरआर जो होते हैं तो वो उसका मतलब कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसका क्या है, नहीं ऐसा कुछ पूछते हैं ये लोग। उस टाइम आप क्या करोगे, आपको इंटरव्यू पूछ दिया कि एक चीज़ बताओ कि सीआरआर इतना परसेंट है, ठीक है। मान लो कि एक दिन का शॉर्टफॉल हो जाता है कैश का, मान लो एक दिन का शॉर्टफॉल हो जाता है कैश का कोई बैंक के द्वारा, और वो क्या करते हैं कि सीआरआर मेंटेन नहीं कर पाता है, तो उस टाइम उसको आरबीआई केस दे दिया, आपको एक केस दे दिया, मान लो कि कोई बैंक, मान लो पीएनबी है या एसबीआई या कोई बैंक उठा के दे दिया आपको, बोला कि ये सीआरआर मेंटेन नहीं कर रहा है, एक दिन के सीआरआर मेंटेन नहीं करेगा, तो आप इसका पेनल्टी कैसे निकालोगे। तो उस टाइम में आपको यदि ये चीज़ पता नहीं होगा कैसे निकालेंगे, तो फिर तो आप फंस जाओगे और आप आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो होते हैं ना, ये मैं बता दे रहा हूँ कि कभी आप इंटरव्यू में ये सब चीज़ों से ना फंसो। ओके, जैसे देखो सीआरआर कैसे होता है, जैसे मान लो पहला दिन है, फर्स्ट डे होगा, क्या हो गया, शॉर्टफॉल हो गया, सीआरआर मेंटेन नहीं कर पाया, कितना मेंटेन नहीं कर पाया, 1 CR से मेंटेन नहीं कर, मतलब 1 CR मतलब 1 करोड़ से मेंटेन नहीं कर पाया। तो अब क्या होता है, इस पे पेनल्टी लगती है, किस पे, बैंक पे पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी लगेगी कि किस रेट पे, बैंक रेट,
जो उस टाइम में होगा, और 3% का ऊपर से पेनल्टी लगता है। अब मान लो कि अब मान लो कि क्या हुआ कि दूसरा दिन है, दूसरा दिन भी वो मेंटेन नहीं कर पाया। ये याद रखना, बैंक रेट प्लस 3% लगता है पहला दिन पे, और दूसरा दिन मान लो कि मेंटेन नहीं कर पाया, मान लो सेकेंड डे हुआ, सेकेंड डे में मेंटेन नहीं कर पाया, उस दिन क्या होगा, बैंक रेट प्लस कितना लगेगा, 5%। और मान लो तीसरा दिन भी नहीं मेंटेन कर पाया, तीसरा दिन भी सीआरआर मेंटेन नहीं कर पाया बैंक, तो उस टाइम में क्या लगेगा, आरबीआई बोले बेटा हो गया, 2 दिन समय दिए, 2 दिन तुमने पेनाल्टी भर दिया, अभी भी यदि तुम नहीं सुधरे होगे तो मैं मुझे कुछ तो करना होगा उसमें सुधारने के लिए। वो क्या करते हैं आरबीआई, उस टाइम में आरबीआई विल टेक एक्शन अगेंस्ट बैंक। तो आरबीआई क्या करेंगे, ये मतलब कि उस बैंक के खिलाफ एक्शन लेंगे, ठीक है, उसको सही करने के लिए। ओके। और जो मैंने बताया था सीआरआर, जो लोग ये करते, लोग बोलते हैं, मैं मतलब कि जो बैंक ये रखते हैं कैश में, रिजर्व रेशियो जो होता है, कैश रिजर्व रेशियो जो बोलते हैं, जो आरबीआई के साथ रखते हैं, वो क्या होता है, देखो एक एग्जांपल ले लो। मान लो 100 करोड़ का फंड है, रखा किसी ने, ठीक है, एक बात बता रही एग्जांपल ले लो। अब मान लो कोई बैंक है, ओके, वो क्या हो रहा है, उसका सीआरआर मेंटेन नहीं हो रहा, ठीक है, ये पोर्शन लिया, ये मान लो ये 100 करोड़ उसका ये है, मान लो टोटल उसका जो ये कैपिटल है कोई बैंक का, वो 100 करोड़, एक एग्जांपल ले लो। उसमें क्या होता है, कुछ पोर्शन, ये जो पोर्शन है वो आरबीआई के पास है सीआरआर के रूप में, ठीक है, ये आरबीआई के पास है, ओके। ये क्या है, ये बैंक अमाउंट है, ये बैंक का ही अमाउंट है ना, ये बैंक का ही अमाउंट है, ये बैंक का। अब क्या हुआ, मान लो कभी ऐसा हो गया कि जैसे वो मेंटेन नहीं कर पाता, उस टाइम में क्या करता है, ये जो आरबीआई के, मान लो जो आरबीआई के पास हमने रखे थे, उस टाइम आरबीआई हेल्प करता है, उस टाइम आरबीआई क्या करेगा, हेल्प करेगा, किसको, बैंक को करेगा, टू मेंटेन क्या, टू मेंटेन सीआरआर, टू मेंटेन सीआरआर, ओके। अब देखो सीआरआर पे कोई इंटरेस्ट नहीं देती आरबीआई, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन सीआरआर, ओके। इतना यह हो गया, कोई पूछ दे कि सीआरआर पे क्या इंटरेस्ट देती है आरबीआई, नहीं देती है, ठीक है। ये बस रिजर्व रेशियो होता है, कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है इसको, इसको बस मेंटेन करना होता है बैंकों को, और इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इतना आपको याद रखना है, ओके। तो अब हम पढ़ लेते हैं एसएलआर के बारे में, ठीक है। इतना तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। यदि कोई डाउट रहे, कोई कुछ मैं भूल गया हूँ या कुछ मिस हो गया हो, तो आप जरूर बताएं, मैं अगले टॉपिक में जरूर उसको कवर करूंगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखा करें, देखेंगे तो फिर नई नई चीज सीखेंगे आप, है ना। तो एसएलआर होता है, तो एसएलआर क्या होता है, स्टेचुरी, STATUTOR, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो ये उसका होता फुल फॉर्म, कोई पूछ दे एग्जाम तो आप नहीं पूछते, इससे हलवा क्वेश्चन हो गए ये सब, तो कोई पूछेंगे नहीं, बट हाँ इंटरव्यू से हम पूछ देते कभी कभार, आरआरबी सब के इंटरव्यू होते हैं, उसमें पूछ देगा एसएलआर क्या होते हैं बताओ, तो आप ये बताओगे फुल फॉर्म ये होता है, और उसके बारे में बताओगे। इसमें क्या होता है, इसका देख लो डेफिनेशन क्या होता है, कि एसएलआर जो होता है, एसएलआर इज द परसेंटेज, एसएलआर इज द परसेंट। मुझे पता है कि मैं थोड़ा कर्सिव ज़्यादा लिखता हूँ, तो आप लोगों को समझ में ना आए कि मैं क्या लिखा हूँ उस चीज़ को, इसलिए मैं पढ़ के लिखते जाता हूँ। तो आप ध्यान से सुने, यदि आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लेना, उसको लिख लिया करना, इसीलिए मैं लिखने के साथ पढ़ते जाता हूँ। एसएलआर इज द परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल दैट इज maintained maintained by bank with itself, okay, in cash। ये क्या है, इन है कैश, ओके, इन कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड
अदर अप्रूव्ड, इन अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ओके, अब देखो अभी का जो एसएलआर है वो है 18%। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू जा सकता है कहाँ तक, 40% तक, याद रखना। ओके, अब देखो एसएलआर क्या हो गया, एसएलआर इज द परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल, यही परसेंटेज है किसका, एनडीटीएल का है। ओके, दैट इज मेंटेन्ड बाय बैंक विथ इटसेल्फ, इसको क्या करता है, एसएलआर को बैंक खुद मेंटेन करता है। ओके, किसके फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में, एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी जो होते हैं उसके फॉर्म में। ओके, जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है और अदर सिक्योरिटी उसके रूप में ये अपने पास रिजर्व रखता है। ओके, तो एसएलआर जो होते हैं वो 18% अभी हमारे देश में, और मैक्सिमम जो हो सकता है कोई बैंक रख सकता है वो 40% एसएलआर रख सकता है। ओके, मैक्सिमम वैल्यू, ओके मैक्सिमम वैल्यू जब 40% तक होता है। ओके, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हो। ओके, तो इतने थे एसएलआर में, और इसके आगे देखते हैं कि आगे क्या है, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे। तो आज हम यहीं के इस सेशन को कंप्लीट करते हैं, और अगले सेशन में हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम और उसके आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, और भी डिटेल में जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी फिर इसके बारे में, मतलब कि जैसे उसमें है इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, एलएएफ है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फिर मनी सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, मनी सप्लाई क्या होता है नहीं होता, सब कुछ डिटेल पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें इस वीडियो को, और शेयर करें क्योंकि वो उनका भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए कंसेप्ट, है ना, और वो भी थोड़ा एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, और कहीं उनको जाने की जरूरत ना पड़े, इधर उधर भटकने की जरूरत पड़े, उनको यहाँ पे फ्री में कंटेंट मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं सब कुछ। ओके, तो आप लोग जरूर जुड़ें और आगे बढ़ें और अपना बैंकिंग में सिलेक्शन पक्का करें, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।